कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में हम लोगों ने संविधान सभा देख लिया पूरी तरीके से। इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट में केवल और केवल आरक्षण बचा हुआ है। ठीक है, रिजर्वेशन, उसको हम देखेंगे। रिजर्वेशन देखेंगे किसी दिन। ठीक है, उसमें दो ढाई घंटा जितना वीडियो होगा उसको बना के एक ही दिन में फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मूल अधिकार पूरी तरीके से पढ़ लिया है, मतलब आरक्षण को छोड़कर पूरी तरीके से पढ़े। ठीक है, हम लोगों डीपीएसपी फिर उसके आगे क्या शुरू किए, भाग 4। ठीक है, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हम पढ़े थे, इसका पहला पार्ट हम देख लिए, दूसरा पार्ट भी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले ये देखा था कि क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने 3 सिद्धांत देखे। 3 सिद्धांत पे कौन कौन, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक है, तो हम लोगों ने समाजवादी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, समाजवादी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समाजवादी में हम लोगों ने अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 40 नहीं देखे थे क्योंकि वो गांधीवादी। 41 देखे थे, 42 देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने 43 के कुछ भाग देखे थे और 47 देखे थे। इतना हम लोगों ने समाजवादी में देखे थे। ठीक है, 43 का कुछ भाग समाजवादी में भी है और कुछ भाग किसमें है, गांधीवादी में। ठीक है, उस मतलब 43 एक अनुच्छेद है, उसके कई पार्ट हैं, तो उसके जो प्रकृति है तो दो भाग उसकी जो प्रकृति है अनुच्छेद 43 की, वो 2 भागों में, जैसे एक समाजवादी हो गई, दूसरा गांधीवादी। इसी प्रकार 47 की 2 प्रकृति में डिवाइड है, जिसका एक समाजवादी सिद्धांत है उसमें लागू होता है और दूसरा गांधीवादी। ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद 43 और 47 समाजवादी के साथ साथ गांधीवादी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसका अंतर होगा। ठीक है, गांधीवादी का सिद्धांत अलग होगा। ठीक है, समाजवादी में जो सिद्धांत था हम लोगों ने देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, गांधीवादी सिद्धांत, किसमें, डीपीएसपी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आप इससे पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व, अगर कहें राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे कहते हैं डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वो कौन सा है, उसे कहते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, गांधीवादी में हम कौन कौन से अनुच्छेद देखेंगे, देखिए अनुच्छेद हम लोग 40 देखेंगे। ठीक है, 43 का कुछ भाग देखेंगे। ठीक, 44 में 46 देखेंगे, 47 का कुछ भाग, 48 का कुछ भाग देखेंगे। ठीक है, 48 उदारवादी में भी है। ठीक है, मतलब उसके कुछ जैसे डिवाइड नहीं हो जाता है, एक अनुच्छेद में कई भाग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, उसी प्रकार जैसे इनके 43 और 47 48 के कई भाग हैं जिनकी प्रकृति अलग अलग है। वो कौन कौन से, कुछ गांधीवादी में, कुछ समाजवादी में, कुछ उदारवादी में। ठीक, तो उसको हम उस तरह देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, इससे पहले समाजवादी देख चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में डीपीएसपी की यही बात की थी कि हमारे जो संविधान सभा में थे 3 प्रकृति के लोग थे, उसमें गांधीवादी सिद्धांत के लोग भी थे, गांधी जी नहीं शामिल थे। हम लोगों ने संविधान सभा इसलिए पहले ही देख लिया, गांधी जी हमारे संविधान सभा में नहीं शामिल हुए, लेकिन उनके विचार के कई व्यक्ति शामिल थे जो उनके शिष्य थे, जो शिष्य का मतलब जो उनके आचरण को मानते थे। ठीक है, तो वो लोग शामिल थे और समाजवादी सिद्धांत के लोग भी थे, उदारवादी। हमारे संविधान सभा में जो उदारवादी लोगों की संख्या अगर 90% जैसे लोग थे। ठीक है, 90% मतलब 299 सदस्य थे, पहले 389 थी। आप संविधान सभा अगर इसको देखना, संविधान सभा में देखिएगा, पहले 389 थी, फिर इसके बाद 299 हुए, लेकिन जब बैठक हुई 9 दिसंबर को तब 211 लोग ही शामिल हुए थे। बाद में धीरे धीरे 299 हो गए, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
तो 90% लोग उदारवादी सिद्धांत के थे, ठीक है। कुछ बहुत लोग किसके सिद्धांत थे, गांधीवादी सिद्धांत के लोग थे, और कुछ लोग समाजवादी। गांधीवादी सिद्धांत में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है। तो ये जैसे लोग थे जिन्होंने गांधीवादी सिद्धांत का मतलब गांधी जी के विचारों को रखने का कहा गया, ठीक है। तो इसको शामिल भी किया गया हमारे DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल भी किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 40 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 40 में क्या है इसको देखते हैं। आर्टिकल 40 में, ठीक है। आर्टिकल 40 में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। क्या है, पंचायतों के गठन। पंचायत मतलब इसमें नगर हम कहें कि अगर इसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है, स्थानीय ठीक है, स्थानीय स्वशासन लिखा गया है कि स्थानीय स्वशासन का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पंचायत हो गया, नगर पालिका भी शामिल है, ठीक है। पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों का गठन हो गया, स्थानीय स्वशासन। इस मतलब अनुच्छेद 40 में क्या कहा, शुरू में कहा गया था जब हमारा पंचायतों का गठन तो हुआ नहीं था शुरू में तो केवल संविधान सभा मतलब मूल अधिकार दे दिए गए थे। DPSP जो थी, DPS को ये कहा गया था जैसे जैसे समय आएगा इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी सिद्धांत हैं ये लागू नहीं हो गए थे, इनको लागू करने का कर्तव्य किसका है, राज्य का। तो जब संविधान लागू हुआ तब ये लागू नहीं हो गए थे, बल्कि जब जैसे जैसे कानून संसद या विधानमंडल बनाएगी वैसे वैसे इन नीतियों को अपनाएगी, ठीक है। इसमें जो शामिल है ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसकी अवहेलना करके कोई सरकार बच भी नहीं सकती, ये भी बात है, ठीक है। तो बाध्यकारी भी नहीं है, इसको अवहेलना करके इसकी जितने भी सिद्धांत बच भी नहीं सकती सरकार। इसलिए सरकार जब कोई भी कानून बनाती है तो ये सभी प्रावधानों को कुछ ना कुछ शामिल करती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसको अगली बार जीतना होता है, और जब जीतेगी तो वो किस आधार पर, क्योंकि इसमें जो शामिल किया गया है वो लोगों के हितों के बारे में है। जब तक लोगों के हित के बारे में नहीं कार्य किया जाएगा तब तक सरकार जीत ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसमें पंचायतों गठन के बारे में कहा गया कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों या स्थानीय स्वशासन का गठन किया जाएगा, इतना कह दिया गया था। लेकिन जब 26 जनवरी, ठीक है, 1950 का जब संविधान लागू हुआ था तब ये लिख दिया गया था, ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था, पंचायतों का गठन तब हुआ नहीं था, ठीक है। इसके बाद पंचायत का गठन हुआ बाद में, ठीक है। जब हम स्थानीय स्वशासन देखेंगे तब देखेंगे किस प्रकार 1954 में नेहरू जी ने कहा, फिर 1959 में अशोक मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय समिति बनी, फिर इसके बाद 1957 में बनी, ठीक है, फिर 1977 में फिर बनी, ठीक है। तो जैसे जब JP जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय अशोक मेहता बनी थी। 1957 में देखे हम लोगों ने देखा बलवंत राय समिति। जब हम देखेंगे कहाँ स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, लेकिन हम केवल इतना इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि संशोधन हुआ था कौन सा, 73 और 74। क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तब क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था। इसके 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, हमारे पंचायतों का गठन जोड़ा गया था। क्या है, पंचायतों का, ठीक है, पंचायतों का गठन होगा, अधिनियम बन जाते हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था तब क्या हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। 1992 में जब कौन सा 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों का गठन किया गया और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका का गठन किया गया, ठीक है, गठन किया गया। इसको 11 हमारे 12 अनुसूची थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, केवल 8 अनुसूची थी। फिर इसके बाद जो 10वीं अनुसूची वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई जिसे 9वीं अनुसूची कहते हैं, ठीक है। और जो नगर पालिका को जोड़ा गया वो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसको किसमें, 12वीं अनुसूची में, ठीक है। इसमें 18 विषय, इसमें 27 विषय, ठीक, 29 विषय, इसमें 29 और इसमें 18 विषय, ठीक है।
तो हम जब वहाँ देखेंगे स्थानीय स्वशासन, जब पढ़ेंगे हम लोग पंचायतों का गठन किस प्रकार होता है, नगर पालिका कैसे चुनाव होते हैं, कौन प्रधान होता है, कितनी जमानत राशि होती है, कितने वर्ष के लिए होती है, जब भंग होता है तब कैसे प्रावधान होते हैं, इसको हम जब स्थानीय स्वशासन देखेंगे तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पास केवल इतना ही जाने पंचायतों के गठन के बारे में कहे गया था अनुच्छेद 40 में, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, नगर पालिका का गठन और पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, इसे 11वीं अनुसूची में, इसमें 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें 18 विषय और इसमें 29 विषय रखे गए। ठीक है, 29 जैसे बिजली हो गया, सड़क हो गई, इस तरह जो स्वास्थ्य हो गई, ये सभी जो स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं होती है उनको इस विषय में कि आप इस तरह प्रावधान करेंगे। जैसे पर्यावरण का संरक्षण, बिजली, लाइट, ये सभी प्रकाश जो गांव में देखते ही हैं, तो ये सभी स्वच्छता पर भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पास तो पार्क और किसी भी पार्क या मैदान की बात भी कही गई है। तो ये सभी चीज़ें इसमें रखा गया, जब हम वहाँ देखेंगे तब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कहा गया। ठीक, चलिए तो हो गया, तो इतना ही 40 था। ठीक है, आगे देखें, चलिए रफ कर देना, इसे परेशान मत होइए। इसको जब हम स्थानीय स्वशासन जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग टॉपिक ही है स्थानीय स्वशासन, जब उसमें देखेंगे तो हम पंचायतों नगर पालिका का अलग अलग गठन देखेंगे। ये तो नॉर्मल थोड़ा बहुत है ये, ठीक है, ये पंचायतों गठन काफ़ी भारी भरकम है। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब अच्छे से देख लेंगे। ठीक, चलिए, क्योंकि हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, तो डीपीएसपी में केवल इतना देखना है कि वास्तव में क्या क्या लिखा गया है, फिर इसमें जो लागू किया गया है इसको तो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या देखेंगे, अनुच्छेद 43, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 43। हम लोग 43 इससे पहले देख चुके हैं। आप लोग बताइए, 43 हम लोग नहीं देख चुके हैं, देखे हैं ना। इससे पहले वाले समाजवादी भी, इससे पहले वाली वीडियो में समाजवादी में हम लोगों ने 43 के बारे में देखा था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, न्यूनतम मजदूरी पर लोगों को काम दिया जाएगा। ठीक है, कम से कम न्यूनतम मजदूरी, ताकि उनका खर्चा तो चल सके। ठीक है, तो जितना सरकार न्यूनतम मजदूरी सरकार निर्धारित करेगी उतना कम से कम उनको कार्य में मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें समाजवादी सिद्धांत में कहा गया था। और वहाँ पास 43 का जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें क्या जोड़ा गया था, 43 का या ए कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये जोड़ दिया गया था। तो वहाँ आप इससे पहले उसको देखिएगा। यहाँ पास हम 43 का एक पार्ट यहाँ देखते हैं, इसमें कहा गया था कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को प्रोत्साहन ठीक है दिया जाएगा। राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देगा। ठीक है, राज्य का कर्तव्य क्या है कि वह कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 43 में। और इससे पहले जो समाजवादी में कहा गया तो वो तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, इसमें 43 भी इतना कह दिया गया, 43 भी ठीक है जोड़ा गया। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 2011 में। ठीक है, इसे जोड़ा गया कब, 97वें संविधान संशोधन कब, 2011 में। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया कि सहकारी समितियों का गठन होगा। हम लोग देखते हैं ना, सहकारिता मंत्रालय आप देखते ही हैं, सहकारिता मंत्रालय जो है, ठीक है, वो इसी के अधीन आता है। ठीक है, तो सहकारी समिति, सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक आ गया सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, जो सहकारिता मंत्रालय देखते हैं। ठीक है, वो इसी समितियों का गठन की, जो उस सहकारी वो जितनी भी समिति होती है वो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें कहा गया सहकारी समिति का गठन होगा तथा व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसाय का कार्य भी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज किसमें कहा गया, ये 43 में कहा गया। कुटीर उद्योग, इसको ये आप लोग कुटीर उद्योग का मतलब आप समझते हैं हथकरघा उद्योग। ठीक है, गांव घरेलू में जो उद्योग
प्रचलित है, ठीक है। जो बुनने वाला उद्योग हो गया, ठीक है, जैसे हाथ से जो भी हथकरघा उद्योग हो गया, इसके बाद जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, मुर्गी पालन, ये सभी मत्स्य पालन, ये सभी किसमें आते हैं, कुटीर एवं लघु उद्योग को सॉरी को प्रोत्साहन देने के लिए ये राज्य का कर्तव्य होगा, करेगा। वो सभी किसमें आते हैं, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में आते हैं, ठीक है। 43 भी कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन या 93वें संविधान संशोधन है इसको 97, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन ये, ठीक है। सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, 43 भी में कह दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब क्या है 46 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कह दिया गया है, अभी हम लोग आरक्षण पढ़े नहीं ना, आरक्षण का जो संबंध वो अनुच्छेद 46 से भी है, ठीक है। अनुच्छेद 46 को लागू करने के लिए वहाँ पास जो मूल अधिकार में आरक्षण दिए गए तो वो मूलतः अनुच्छेद 46 को ही लागू करने का प्रयास वहाँ किया गया, ठीक है। जो हम लोग 15 और 16 में आरक्षण पढ़े नहीं है, लेकिन उसी में शामिल है ना। अनुच्छेद 15 में क्या होता है, अनुच्छेद 15 में जो शैक्षणिक संस्थानों में जो भी होगा आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद जो 16 में था उसमें देखा गया था कि नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है वो अनुच्छेद 16 से, इसका मतलब क्या होगा, शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों में जो भी आरक्षण दिया जाएगा वो अनुच्छेद 15 के तहत दिया जाएगा। जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 46 का संबंध क्या हुआ, इसको लागू करने के लिए आरक्षण देना शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाज तथा समाज के कमजोर वर्ग, मतलब जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, कमजोर वर्गों के लिए क्या किया जाएगा, शैक्षणिक व्यवस्था की जाएगी, शैक्षणिक व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था की जाएगी। कौन करेगा, राज्य। डीपीएसपी में जितना भी कार्य करेगा वो राज्य के अंतर्गत है, ठीक है, व्यक्ति नहीं करेंगे, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि जब लागू करेगा कोई भी कानून तब इन सभी का ध्यान रखकर ही लागू करेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ाएगा। आर्थिक हित कि अगर कमजोर वर्ग हैं, गरीब हैं, तो उनको आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, आर्थिक हितों को बढ़ावा तो देगा, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। सामाजिक सुरक्षा जो सरकार करती है, आप लोग देखते ही हैं, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा एवं शोषण से बचाना, सामाजिक सुरक्षा देगा तथा किसे, शोषण से बचाने का कार्य करेगा। शोषण से सुरक्षा, संरक्षण या सुरक्षा कुछ भी कहें, बात हुई संरक्षण, शोषण से संरक्षण या सुरक्षा। तो अब इसमें देखें, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था करेगा, आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, सामाजिक सुरक्षा करेगा तथा शोषण को क्या करेगा, शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो आप लोग ये देखिए, जो शैक्षणिक व्यवस्था है ये आरक्षण के द्वारा अनुच्छेद 15 में शामिल ही कर लिया गया है। आर्थिक हितों को भी शामिल कर लिया गया है और सामाजिक सुरक्षा और शोषण से बताने के लिए प्रावधान है ये मूल अधिकार में, ठीक है।
इस कारण से ये कह दिया गया कि जो वहाँ पर देखिए अनुच्छेद 15 में यही तो कहा गया, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, वहाँ कमजोर वर्ग की जगह पर पिछड़ा वर्ग कह दिया गया। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, उनको भी 10% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा। ठीक है, तो हम लोग ये आरक्षण जब देखेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। केवल आप इतना जानिए कि इसमें क्या कहा गया है, और केवल ये जानने के लिए कि आरक्षण किस आधार पर दिया गया, तो अनुच्छेद 46 वहाँ पास हम बताएंगे कि अनुच्छेद 46 के आधार पर वहाँ आरक्षण क्यों देना शुरू किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें केवल इतना कहा गया। ठीक, टफ कर देना। क्या कहा गया है, आप कौन सा, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 का कुछ भाग हम लोगों ने कहाँ देखा, इससे पहले हमने कुछ भाग हम लोगों ने कहाँ देखा, समाजवादी सिद्धांत में हम लोगों ने अनुच्छेद 47 के बारे में देखते गए थे। समाजवादी में क्या देखे थे, समाजवादी में ये कहा गया था, जो समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 47 का कुछ भाग जो शामिल किया गया उसमें ये कहा गया था कि देखिए जो गरीब होगा, ठीक है, बीमार होगा, या जो वृद्धावस्था से होगा, या अन्न वंचित अवस्था में राज्य क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। ये किस में कहा गया था, समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इसका मतलब वहाँ भी 47, यहाँ भी, उसका कुछ कुछ भाग है। ठीक है, तो गांधीवादी में कहा गया, गांधीवादी में ये कहा गया कि जो स्वास्थ्य को खराब करने वाली कोई भी चीज, ठीक है, मान्य नहीं होगी, जो हानिकारक होगी उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, ठीक, इसमें क्या कहा गया कि इस पर रोक लगाया गया, जैसे नशीली दवाएं, नशीली दवाएं भी तो हमारी स्वास्थ्य को खराब करती हैं। ठीक है, नशीली दवाएं, नशीली दवाएं ड्रग्स हो गया, जिसे नशीली दवाओं का मतलब ही ड्रग्स होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मदिरा, मदिरा का मतलब शराब, मदिरा। ठीक है, वह अन्य हानिकारक चीज, हानिकारक चीजें जो स्वास्थ्य को खराब करें, क्या करें, जो स्वास्थ्य को खराब करें, उन पर क्या किया, प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। ठीक है, वहां पास क्या था, लोगों को स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यह कह दिया गया कि जो स्वास्थ्य को खराब करेगा, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा होगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कौन लगाएगा, राज्य लगाएगा। जैसे नशीली दवाएं हो गए, मदिरा, वाहन, हानिकारक चीज जो स्वास्थ्य को खराब करेगा उसे क्या करेगा, राज्य प्रतिबंध लगाएगा। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 47 में वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था करने को कहा गया है, यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो खतरा है उसको प्रतिबंध करने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 48 देखें, तो ये तो बहुत सरल सरल ये है। ठीक है, याद करने में परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अनुच्छेद 48, इसका कुछ भाग हम इसके बाद उदारवादी देखेंगे, गांधीवादी सिद्धांत के बाद उदारवादी सिद्धांत देखेंगे। वहाँ 48 से जोड़ा गया था जो उदारवादी सिद्धांत में जोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन 48 का यहाँ भाग है, लेकिन 48 ये देखेंगे या क्या देखेंगे, उदारवादी में। ठीक है, तो उसको हम कल देखेंगे। 48 में क्या कहा गया, 48 में कहा गया है कि देखिए कृषि का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देंगे और पशुपालन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वो इसकी व्यवस्था करे। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था किसका कर्तव्य है, राज्य के कर्तव्य है। इसमें आप दूसरा कह दिया गया, जैसे गाय हो गया, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, दुधारू पशुओं की
हत्या पर रोक लगाया गया है। ठीक है, क्या कहा गया, कृषि पशुपालन की व्यवस्था करने की व्यवस्था किसमें कही गई है, अनुच्छेद 48 में। ठीक है, 48 का एक भाग वहाँ है उदारवादी में, उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, उसमें कहा गया वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करेगा, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करेगा, संरक्षण देगा, पशुपालन को बढ़ावा देगा। ठीक है, कृषि को प्रोत्साहित करेगा। गाय, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, ये राज्य का कर्तव्य कि गाय हो गया, बछड़ा हो गया या अन्य कोई दुधारू पशु हो उनकी रक्षा हो, क्योंकि ये इनसे हमें बहुत उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो भी जैसे दूध से कितना चीज़ उत्पाद प्राप्त होते हैं, घी हो गया, ठीक है, दही हो गया, जो कई चीज़ हो गया, दूध तो इतना काम में आता ही है। इस कारण से राज्य का कर्तव्य है कि इन पर जो हत्या की जा रही है उस पर रोक लगाएगी, ये राज्य का कर्तव्य। ठीक है, तो राज्य जब कोई ऐसी विधि बनाएगा तो जैसे पशुओं से संबंधित कोई विधि बनाएगा तो उसको ये ध्यान रखेगा कि पशुपालन की व्यवस्था करना है ताकि और ये सभी व्यवस्था करना है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। ठीक है, गायों की हत्या पर रोक लगाई गई है। ठीक है, कि गाय की नस्ल में जितनी भी हैं उन पर हत्या पर रोक लगाई गई है। ठीक है, बहुत लोग इससे पीड़ित है क्योंकि जो जैसे जिसे कहा जाता है बैल या सांड कहा जाता है उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इनको ये तो खुला होते ही है, इनको मारने से मतलब होता है। ठीक है, व्यक्ति मिले उनको मारना है, तो इस तरह परेशानी भी होती है, दूसरे खेत में जाके चढ़ते हैं। ठीक है, उनको कितनी परेशानी होती है, खेती बर्बाद भी हो जाती है। अगर किसी क्षेत्र में 10 अगर ऐसे छोड़ दिए गए बछड़ा जो हैं बड़े बड़े, ठीक है, तब वो क्या, वो किसी खेत में गए तो वो तो चौपट हो गया, तो किसान को घाटा हुआ। तो सरकार का इसका उचित प्रतिबंध, अगर हत्या पर रोक लगा रहा है तो उसका उचित प्रतिबंध भी तो लगाएगा। ठीक है, प्रतिबंध करेगी। ठीक है, कि ये व्यवस्था होगी, इनको ऐसे ऐसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो यह राज्य का ही कर्तव्य है, यदि रोक लगाता है तो उसकी उचित व्यवस्था भी तो करेगा। अगर रोक लगा दिया, उसे छोड़ दिया जाएगा तो वो तो सड़क पर ही रहेंगे, तो उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ व्यवस्था राज्य को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 48 में केवल और केवल इतनी बातें। ठीक है, 48 जो ए है उसको हम उदारवादी में देखेंगे। तो ये हमारा था गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, तो गांधीवादी सिद्धांत में आप लोग देख लीजिएगा, अगर हम बात करें कि हम लोगों ने कौन कौन से अनुच्छेद देखे हैं इसमें, 40, 43, 46, 47, 48। ठीक है, तो इसका कुछ एक भाग है, इसमें 42 भी है। 42 के हम लोगों ने दोनों भाग वहाँ देख लिए थे। ठीक है, समाजवादी में, समाजवादी की सिद्धांत ही हैं। कुछ लोग इसमें ये भी कर देते हैं कि 42 गांधीवादी सिद्धांत का एक पार्ट जो आता है जो कार्य न्याय संगत होगा। ठीक है, ये हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो कार्य न्याय संगत होगा वो इसमें भी आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग समाजवादी में पढ़ लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो समाजवादी प्रकृति का भी है, गांधीवादी प्रकृति का भी है। ठीक है, जब दोनों प्रकृति के हो गए तो किसी में भी पढ़ा दिया गया, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, इतना ही था हमारा गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया, गांधीवादी सिद्धांत पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद उदारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। उदारवादी सिद्धांत में 44 आर्टिकल है, 44 आर्टिकल, मतलब 44 नहीं है, आर्टिकल 44 है, 44 है, 45 है। ठीक है, 46 यहाँ पढ़ चुके हैं, वहाँ 48 है। ठीक है, 49 है, 50 है और 51 है, वहाँ इतना पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 51 का जो ए है वो हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य देखेंगे। मूल कर्तव्य 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब जेपी मतलब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई जी की सरकार 1977 में आई। ठीक है, 1978 में क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा जोड़ा गया। तो इसको हम मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो हम जब इसके बाद देखेंगे, पहले हम लोग क्या देखेंगे, उदारवादी। अभी हम लोग टकराव भी तो देखेंगे इसमें, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य उसको टकराव देखेंगे। ठीक है, टकराव के बाद अभी इसका महत्व बचा हुआ है कि क्या महत्व है, उसको भी देख के कंप्लीट करके हम जो चैप्टर पढ़ेंगे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट पढ़ने के बाद हम आगे शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ठीक है, इससे पहले आप लोग वीडियो देखिएगा फिर इसको देखना शुरू करिएगा। ठीक, चलिए।